नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी का प्रथम पर्व पूर्ण हो चुका है। अगर आपने प्रथम पर्व का कोई भी भाग का वीडियो नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल से उनका वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व, जिसका शीर्षक है दिशा की खोज। श्रीकांत की तरह जिस समय एक लोहे का छोटा सा ट्रंक और एक पतला सा बिस्तर लेकर सरद जहाज पर पहुंचा तो पाया कि चारों ओर मनुष्य ही मनुष्य बिखरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी गठरियाँ लिए स्त्री बच्चों के हाथ पकड़े वे सारी रात इसलिए जेटी पर पड़े रहे थे कि सुबह जहाज पर अच्छी सी जगह पा सकेंगे। वे भारत के कोने कोने से आए थे और धीरे धीरे कतार बांधकर खड़े हो रहे थे। मालूम हुआ कि डॉक्टरी परीक्षा होने वाली है। कैसी थी वह परीक्षा? डॉक्टर संदेहमूलक स्थान में हाथ डालकर सोजिश टटोलते थे। उस समय उनका रूप देखते ही बनता था। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं कोई प्लेग का यात्री तो नहीं जा रहा है। यह रोग बम्बई से ही बर्मा पहुंचा था। इस परीक्षा में पास होने पर जहाज पर चढ़ने की बारी आई। वह चढ़ना भी उस दांतों वाली चक्करों की मशीन जैसा था जो निरंतर आगे पीछे होती रहती है। ऊपर जाकर फिर नीचे जहाज के गर्भगृह में उतरना था। वहीं पहुंचकर सब लोग अपने अपने कंबल बिछाकर स्थान पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन सरद को वहां जगह न मिल सकी। ऊपर जाकर ही किसी तरह सांस ले सका। आखिर बैठने का स्थान मिला और फिर जो कुछ देखा उसे भारत दर्शन ही कह सकते हैं। यह कोई घंटे की ही बात नहीं थी। पूरे 4 दिन तक उसे मनुष्यों के वास्तविक जीवन में परिचय प्राप्त करने का सुयोग मिला। अधिकांश ऐसे थे जो बराबर आते जाते रहते थे। कुछ ऐसे भी थे जो रोजी की तलाश में बर्मा जा रहे थे। कुछ प्रेमी भी थे। वे हिंदुस्तानी समाज से बचने के लिए छिपकर भाग रहे थे। लेकिन इन सबसे भी अधिक था साइक्लोन का अनुभव। वह कैसा होता है, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी वृष्टि होती रही, फिर हवा और वृष्टि दोनों का जोर बढ़ गया। वह वृष्टि, हवा, अंधकार और जहाज का झूलना और समुद्र की लहरों का आकार, ये सब देखकर वह व्याकुल हो ही रहा था कि सहसा एक ऐसा विकट शब्द कानों में आ पड़ा, जैसे हजारों राक्षसनियाँ एक साथ मृत्यु की यंत्रणा से चीखती हुई और धरती को अपने पैरों के बोझ से कुचलती हुई इधर उधर दौड़ रही हैं। वे तूफानी हवाएं थीं। उनसे बचना असंभव था। उनके सहारे समुद्र की तरंगें विराट रूप धारण करके जहाज को गरजने के लिए दौड़ती थीं और समुद्र जल के टकराव से एक तरह की ज्वाला सी चमक उठती थी। अंधकार के कारण समुद्र की जल राशि दिखाई नहीं देती थी, लेकिन यह ज्वाला उसकी भयानकता को उजागर कर देती थी। सहसा सब लोग एक साथ गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगे।
एक महातरंग जहाज को निगलने आ पहुंची थी और चारों ओर पानी ही पानी हो गया था। लगा जैसे सब डूब गए हैं। लेकिन कुछ क्षण बाद जब लहरों का आक्रमण समाप्त हुआ तो पाया कि वहाँ का दृश्य महानास के दृश्य के समान है। सब लोग सिर छिपाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, उनमें पशु पक्षी भी हैं और वे इस प्रकार गुडुम गडू हो रहे हैं जैसे नाना प्रकार के चबेने मिला दिए हों। सारी रात मनुष्य एक दूसरे को इस तरह पीसते रहे जैसे कोई मील पर लोड़े से मसाला पीटता है। बहुत से लोगों से वमन भी हो गई थी और जिसके कारण चारों ओर बदबू फैल गई थी। डॉक्टर मेहतर और खलासियों को लेकर सफाई में लगा था। इसी तरह इस नए जीवन से परिचय प्राप्त करता हुआ शरत रंगून पहुंच गया। बंदरगाह जैसे जैसे पास आ रहा था वैसे वैसे क्वारंटीन की चर्चा बढ़ रही थी। वहां पहुंचते ही खलासी टेक आकर चिल्लाने लगे, रंगम शहर, सब तैयार हो जाओ, क्वारंटीन में जाना होगा। वहां बिना जाए कोई भी शहर में दाखिल नहीं हो सकता। बर्मा की सरकार प्लेग के डर के कारण बहुत सावधान रहती थी। शहर से 8 मील दूर रेत में कांटेदार तार से थोड़ा सा स्थान घेर कर बहुत सी झोपड़ियां खड़ी कर दी गई थी। टेक के सारे यात्रियों को नगर में जाने से पहले 8 या 10 दिन तक यहीं रहना होता था। हाँ, यदि किसी का कोई परिचित शहर में होता तो वह किसी कौशल से अपने यात्री को छुटकारा दिला सकता था। शरत ने किसी को सूचना नहीं दी थी। वह ऊंचे दर्जे का यात्री भी नहीं था। उसे वहां जाना ही पड़ा। जो अनुभव में रस लेना जानता था, वे दिन कैसे बीते इसकी कल्पना ही की जा सकती है। कम से कम वहाँ साइक्लोन नहीं आया और ना डेक पर भेड़ बकरियों की तरह जीवन बिताना पड़ा। लेकिन फिर भी वह घर नहीं था। जिस दिन क्वारंटीन की मियाद खत्म हुई उस दिन या एक दिन दा ठाकर के होटल में बिताकर पूछते पूछते शरत अपने रिश्ते के मौसा अघोरनाथ चटर्जी के घर पहुंचा तो उसका रूप देखते ही बनता था जैसे कोई भिखारी हो। बिखरे बाल, मैले कपड़े, शरीर पर एक फटी कमीज, पैर में एक जोड़ा चट्टी, कंधे पर गमछा। इतने दिन तक हाथ से पकाकर खाना पड़ा था। इससे अवस्था और भी दयनीय हो रही थी। जैसे ही घर में प्रवेश करके उसने अघोरनाथ को देखा तो वह जोर से रो पड़ा। रोते रोते ही उसने मौसा को प्रणाम किया। मौसा चकित रह गए। बोले, क्यों रे शरत, तू कहाँ से आ गया है? शरत ने कहा, मुझको क्वारंटीन में रोक रखा था। मौसा अवाक होकर बोले, तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मेरा नाम लेकर न जाने कितने लोग पार हो जाते हैं। तू क्वारंटीन में पड़ा रहा, तू तो मूर्ख है। अघोरनाथ रंगून के ख्यातनामा एडवोकेट ही नहीं थे, बड़े आदमी भी थे। देयष्टि जैसी दर्शनीय थी, मन ही वैसा ही मुक्त था। घर में प्रति शनिवार को खूब खाना पीना और गाना बजाना चलता था। सभी जातियों और धर्मों के लोग उसमें भाग लेते थे। उनकी पत्नी वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार हाट बाजार करती थी।
जैकेट, समीज और जूता मोजा पहनती थी। इसी परिवार में शरद अनाथ की तरह पहुंचा, लेकिन मौसा मौसी ने सहज प्यार और आत्मीयता से उनका स्वागत किया। वहाँ ना तो भागलपुर की अवहेलना उपेक्षा थी, ना था भवानीपुर का अपमान आदेश। मौसा बोले, तुझे सबसे पहले बर्मी भाषा पढ़कर कानून का अध्ययन करना है, फिर तू मेरी तरह वकील बनेगा। इसी बीच तेरे लिए नौकरी का प्रबंध भी कर दूंगा। 3 महीने भी ना बीतने पाए थे कि शरद वर्मा रेलवे के एडिट ऑफिस में काम करने लगा। घर पर वह मौसेरी बहन को संगीत की शिक्षा भी देता था। ऐसा लगा जैसे दुख के दिन बीत गए, लेकिन वह मात्र एक छल था। वह नौकरी 1.5 वर्ष भी नहीं वह नौकरी 1.5 वर्ष भी नहीं चल सकी और वर्मा भाषा की परीक्षा में भी सफलता नहीं मिली। तब वकील कैसे बन सकता था? जो स्वप्न उसने देखा था वह बस स्वप्न बनकर ही रह गया। हाँ, अपने जन्मजात गुणों के कारण यहाँ के मध्यम वर्गीय बंगाली समाज में वह अब तक काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। उसका गाना सुनने के लिए अनेक भद्र लोग अघोरनाथ के घर आते थे। जिन लोगों से उसका विशेष परिचय हुआ उनमें एक थे विश्व पर्यटक गिरीश चंद्र नाथ सरकार। उनके साथ शरद का गाना बजाना, कथा वार्ता सभी कुछ चलता था। पीना पिलाना भी पीछे नहीं छूटा था। अचानक एक दिन घर लौटकर पाया कि मौसा को निमोनिया हो गया है। बेटी के विवाह के संबंध में व्यवस्था करने के लिए मौसी तब कलकत्ता गई हुई थी। उस समय उसने रात भर जाकर अपने मौसा की सेवा की, परंतु वह व्यर्थ हो गई। वे बच नहीं सके। एक बार फिर निराश्रित होकर वह पदघाट में घूमने लगा। पदघाट में घूमने की इस बात को लेकर उसके प्रत्येक कार्य की तरह नाना प्रकार के प्रवाद प्रचलित हो गए थे, लेकिन वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि अब उसका वहाँ रहना संभव नहीं है, क्योंकि कोई न कोई मामा आएगा और उसे फिर अपमान और उपेक्षा का जीवन जीना होगा। इसलिए उनके आने से पूर्व ही वह वहाँ से चला गया। मौसी के साथ आए मामा मणिन्द्र नाथ सुना कि शरद पीड़ित होकर किसी अस्पताल में है। उसे कोई ऐसा रोग हो गया है कि वह सबसे मिल भी नहीं सकता। मणि मामा उसके स्वच्छंद आचरण के कारण उससे बराबर दूर हटते जा रहे थे, इसलिए उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि रोग क्या है। उन्होंने उससे मिलने की चेष्टा नहीं की। सुना है कुछ दिन बाद मामा लाल मोहन भी वहाँ गए थे। वे तो शरद को देख भी नहीं सकते थे। बहन को सिखा पढ़ाकर उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि शरद फिर किसी भी तरह उस घर में प्रवेश न पा सका। कारण कुछ भी रहा हो, शरद ने मौसा का घर सदा के लिए छोड़ दिया। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।